यार नहीं, आप बहुत हो गया, मुझसे सहन नहीं हो रही है। 10 बजे आओगे और 8 बजे तक रहना पड़ेगा यहीं, और यहीं काम करो। अरे सर नहीं नहीं 10 नहीं से 8 8 से 8 पागल हो गया। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कैसे फल मिलेगा तुम्हें? नहीं 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 सर, भाई, मैं जा रहा अरे हूँ। नहीं रुको रुको, पहले क्या ये है? पहले मुझे ये बताओ, ये रूल ये लॉ किसने बनाया? कौन बना भाई रहा है? आप क्या ऐसा अत्याचार करोगे हमारे ऊपर? जस्टिस दो, जस्टिस वी वांट जस्टिस। सर 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 आप तीनों लड़ क्यों रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? सर, आप आओ, ये इधर सारा आओ, लॉ आप बताओ यार, जस्टिस, हाँ। सारा लॉ राइट जस्टिस मैं बताऊंगा ना आपको क्या होता है। आपको जस्टिस मिलेगा, सर की भी बातें मानी जाएगी, आपकी भी बातें मानी जाएगी, अपन सभी की बातें मान के अच्छे से करेंगे ना सर। सर सारी व्यवस्था समझने के लिए अपन सारा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा ना, सारे संविधान को समझना पड़ेगा, सारे रूल को समझना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब ये पॉलिटिकल साइंस में सब होता है। जी हाँ सर, यही सब कुछ बताया जाता है पॉलिटिकल साइंस में। सीखो अभी, समझो। चलो हम बैठिए सर, बैठिए आप मेरे को बैठिए। सिखाना बिल्कुल भाई, सर। इतना अत्याचार नहीं समझ, इतना अत्याचार नहीं समझ। आप भी बताइए। तो बच्चों आप लोग भी मेरे साथ में समझिए, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, इस वन शॉट रिवीजन के साथ में। हम लोगों ने बहुत सारे टर्म सुने हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, पॉलिटिक्स। हिंदी अनुवाद करूं तो मुझे आजादी चाहिए, मुझे जो भेदभाव इक्वालिटी वाली चीज है कि मुझे समानता चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं सेक्युलरिज्म की बात करता हूं, मुझे यह जानना है कि राजनीति, पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। सो आप ये सारे तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट को जानेंगे सिद्धार्थ पटेल के साथ में नेक्स्ट टॉपर के चैनल पे। इन तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। आज से मैं आप लोगों के लेके आया हूं वन शॉट सीरीज, जिसमें कि आपकी जो किताब है क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें मैं तमाम तरीके के चैप्टर्स को बहुत डिटेल में अच्छे से समझाने वाला हूं। और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपने ये टर्म सुने हैं, जितने भी हम सारी चीजें न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जो कि आप डे टू डे बेसिस पे न्यूज में देख रहे हो, आपकी किताब में देख रहे हो, आपकी डे टू डे लाइफ में देख रहे हो, इन तमाम तरीके की चीजों को हम लोग साथ ही साथ रिलेट करते भी चले जाएंगे। सो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर 1 है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन क्यों है? ये चैप्टर बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमें ये बताना चाह रहा है कि इस पूरी किताब में हम लोग पढ़ने क्या वाले। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इस चीज का सार क्या है, व्हाट इज द पर्पस, हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने सुने हैं वही कि फ्रीडम, आजादी, लिबर्टी, ये वो, या अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे राजनीति की बात होती होगी, सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने वैसा किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया, पार्लियामेंट ने ये कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि अगर सरकार कोई कानून लेके आ रही है तो वो कानून क्या कर रहा है, कानून इक्वालिटी इंश्योर कर रहा है। तो क्या आप इक्वालिटी के बारे में जानते हैं? अच्छे से नहीं जानते। सोचो, क्या आप जस्टिस के बारे में जानते हैं? जब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया या गवर्नमेंट जस्टिस दे रही है किसको, गरीब लोगों को, तो उस जस्टिस का मतलब क्या है? हमें सोचना है, हमें समझना है और हमें फिर करना है। उस सारे कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो सोचो, समझो और कर जाओ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल के साथ में स्टार्ट करूंगा। हाउ ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल। हम इंसान हैं, ठीक है, हम सब इंसान हैं, तो हम जानवरों से, एनिमल से कैसे अलग हुए, है ना? तो इंसान बोल सकता है, इंसान सोच सकता है, ठीक है, मेरे पास में रीजन है, मैं सही गलत की पहचान कर सकता हूं। बोलते तो जानवर भी हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, कुत्ता भाव भाव करके भौंक रहा है, बिल्ली मियाऊं कर रही है, तो हम ये तमाम तरीके की चीज देखते हैं। लेकिन हम सही गलत, रीजन, हम लोग रीजन से सोचते, दिमाग लगाते हैं, और हम जो सही गलत की पहचान कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे एक्शंस पे काम करते हैं कि हाँ मैंने ये सोचा कि ये सही है एंड देन मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। यही हमारे बीच में डिफरेंस है। देन एक और फिर इसी से पूछता हूं कि अब अगर मैंने ये सवाल पूछा कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, तो ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस एज एन सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है? आप लोग ये पूछ सकते हो कि सर आपने ये सवाल क्यों पूछा। अगर आप तमाम तरीके के, अगर आप हमारे सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से देखोगे, पॉलिटिकल साइंस को बहुत ध्यान से देखोगे, या और मैं आसान शब्द से कहूं, अगर आप सरकार, अगर आप जुडिशरी, ठीक है,
पार्लियामेंट, ये तमाम तरीके के अलग अलग ऑर्गन्स को देखोगे, आईएएस ऑफिसर को देखोगे, आर्मी ऑफिसर्स को देखोगे, तमाम तरीके की चीजों को देखोगे, तो आपको ये देखना होगा ना कि इस राजनीति में या इस राजनीति में जैसे डिसीजंस लिए जाते हैं वो अल्टीमेटली ले कौन रहा है? वो अल्टीमेटली ले रहा है इंसान। जो सरकार है, अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हो तो गवर्नमेंट वो इंसान है, ठीक है। और इंसान को समझना सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा जरूरी है कि एज एन ह्यूमन बीइंग हम क्या सोच रहे हैं और हम फिर उसे कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल साइंस में आप लोग ये जरूर देखोगे कि हम लोग ह्यूमन नेचर की स्टडी जरूर करते हैं कि इंसान कैसे सोच रहा है, ठीक है। ये वाली चीज यहां पे आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स कैसे डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट है एनिमल से। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी को अपन फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ह्यूमन बींग के पास में होता है रीजन, सोचने की शक्ति, ठीक है। देन रिफ्लेक्शंस ऑन एक्शन, कि जो भी मैं सोच रहा हूं उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शंस, जैसा मैं सोच रहा हूं उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। प्लस ह्यूमन बींग्स के पास में होता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से क्या होता है? एक्सप्रेस थॉट्स एंड डिजायर एंड शेयर आइडियाज एंड डिस्कस वैल्यू। हम बात कर रहे हैं, हम हमारे थॉट्स, हम हमारी डिजायर्स, मुझे क्या करना है, मुझे क्या भविष्य में करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या नहीं बनना है, तो ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप अच्छे से बता पा रहे हो, आप अच्छे से समझा पा रहे हो, आप अपने घर वालों को बता पा रहे हो, आप अपनी कोचिंग वालों को बता पा रहे हो, आप अपने स्कूल में सभी को बता पा रहे हो। तो ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है बाकी अदर ऑर्गेनिज्म से। वही पॉलिटिकल थ्योरी को भी बहुत ध्यान से समझोगे तो पॉलिटिकल थ्योरी भी रीजन पर फोकस करता है। रीजन इन द सेंस हमें सोचने पर मजबूर करता है, और जैसा हम सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर सरकार डिसीजन लेती है। रीजन मींस, जैसे वही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम लोग बात करेंगे आजादी की, तो कितनी आजादी देनी है, एक क्वेश्चन मार्क है। क्या आप पूरी आजादी दे दोगे कि जाके किसी को भी थप्पड़ मार के आ जा? अगर मैं इस देश में संपूर्ण आजादी रख दूं कि आप सभी के पास में क्या है, आप सभी के पास में पूरी आजादी है, तो आपको कोई भी आके मार के चले जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर लेगा। अभी वैसे ही आप लोग बहुत देखते हो, चाचा नाना मामा सब झगड़ रहे हैं, बुआ झगड़ रही, ये हो रहा है वो हो रहा है, हर घर की वही कहानी, घर घर की कहानी है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी एक तरीके से क्वेश्चन करता है कि अगर आपको आपके देश में आजादी देनी है, वो ऑफ कोर्स देनी पड़ेगी, तो किस हद तक देनी है? इतनी देनी है, इतनी देनी, इतनी देनी, कितनी आजादी देनी है? और जो आपने सोचा है फिर उसके अकॉर्डिंग जो सरकार है वो सरकार कानून बनाती है कि हमें इतनी आजादी देनी है कि सामने वाले को कोई नुकसान ना हो। आया समझ में? तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पे ये सवाल किया था कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स कैसे डिफरेंट है एनिमल से, और पॉलिटिकल साइंस एज एन डिसिप्लिन इस वाले क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है। अब आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन बीइंग्स भी इन्हीं सारी चीजों पर फोकस करेगा, और पॉलिटिकल साइंस में जो कि हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी भी इन्हीं सारे क्वेश्चनों पे क्या करेगा? इन्हीं सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करेगा। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया है। नाउ पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन्स वैल्यू लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, exploring their significance and application in real world institution and practices। वही पॉलिटिकल थ्योरी बहुत सारे वैल्यूज के बारे में बात करता है, उन वैल्यूज पे जिसपे कि एक देश चलता है। एक देश, सिर्फ एक देश, आप ये नहीं समझ सकते हो कि देश ऐसे ही चल रहा है कि सरकार आ गई, सरकार को चुन लिया, सरकार अपना काम कर रही, नहीं। सरकार को बहुत सारी चीजें अपने नागरिकों को देना पड़ेगा, तभी तो वो सरकार फिर से चुन के आएगी। अगर मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, या आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो आपके बहुत सारे होंगे कि बहुत आराम होगा, बहुत पैसा कमाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन अपने को पहला प्रायोरिटी क्या होगा? इस देश का भला करना होगा, इस देश का डेवलपमेंट करना होगा, और लोगों के लिए भला करना होगा। तो सिर्फ आपको लगता है कि फ्री में खाना देने से चीजें हो जाएगी? नहीं, हमें सबके बारे में सोचना पड़ेगा। हमें गरीब के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें मिडिल क्लास के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें बहुत अमीर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और हमें ये देखना होगा कि ये जो वैल्यूज है, जैसे कि
अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो जो गरीब है या जो मिडिल क्लास है वो इक्वालिटी की बात करेगा। कैसे इक्वालिटी की बात करेगा? बहुत सारे डिबेट है। देखो मैं डिबेट यहाँ पे छेड़ नहीं रहा हूं, लेकिन ये तमाम तरीके की डिबेट्स आप लोग आगे जाके समझोगे। रिजर्वेशन की एक डिबेट है, फ्रीडम कितनी आजादी देनी है इनकी एक डिबेट है, जस्टिस की कोर्ट में केसेस पेंडिंग ही पड़े हैं, नंबर ही नहीं आ रहा है, ये डिबेट है। तो इन तमाम तरीके के क्वेश्चंस को हमें मदद करता है पॉलिटिकल थ्योरी समझाने में कि आखिर ये सारी चीजें होती क्या है। क्लियर? नाउ द अल्टीमेट गोल is to enable citizens to think critically and rationally about the political issues and participate actively in shaping the democratic governance। जो अल्टीमेट जो पर्पस होता है पॉलिटिकल थ्योरी का वो यही होता है कि एज एन सिटीजन आप सोचने पर मजबूर हो कि क्या इस देश की जो न्याय व्यवस्था है वो सही है, क्या इस देश में जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, क्या वो सही है, या इस देश में जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट चला रहा है वो सही है। 70 साल पहले जो चीजें थी क्या आज भी वो वैसी ही चलेगी, क्या हमें इन कॉन्सेप्ट को बदलना नहीं चाहिए। ये तमाम तरीके की डिबेट आपने बहुत बार देखी होगी ना, कि ये बोल रहा है कि मुझे नंबर नहीं मिला, या एक बोल रहा है कि अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, या दूसरा बोल रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये तमाम तरीके के मुद्दे आप लोग देखते हो, या ये तमाम तरीके के मुद्दे आप लोग फेस करते हो। यही सारी चीजें आपको पॉलिटिकल थ्योरी सोचने पर मजबूर करेगी। आप लोग क्रिटिकली सोचोगे कि जो काम हो रहा है या जैसे व्यवस्थाएं चल रही है वो व्यवस्था सही है या नहीं। क्लियर है? तो आप ये समझो, सब लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बोला, सबको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में क्या होगा। पॉलिटिकल साइंस में हमें ये लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ लेंगे कि सरकार ने क्या किया, या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है, और आप लोगों को भी आगे जाके समझ में आएगा, कि पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी चीज, कोई भी व्यवस्था बिना पॉलिटिकल थ्योरी के संभव नहीं है। जब आपको पता ही नहीं होगा कि लिबर्टी क्या है, जब आपको पता ही नहीं होगा इक्वालिटी क्या है, जब आपको पता ही नहीं होगा कि कितने अधिकार, राइट्स क्या हैं, तो आप कैसे कानून बनाओगे? आप कैसे क्वेश्चन करोगे सुप्रीम कोर्ट पे? आप कैसे क्वेश्चन करोगे गवर्नमेंट को? तो पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा मिथ है कि कानून है, संविधान है, बोरिंग है, कि इंदिरा गांधी ने ये किया था, मनमोहन सिंह ने ये किया था, नरेंद्र मोदी जी ने ये किया था, तो हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उन्होंने ये किया, और इसने ऐसा किया, और इस पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया, तो वो सही और गलत की पहचान आप तब लगा पाओगे जब हमें यह पता होगा कि आखिर इन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। समझ में आया? पूरे वीडियो का मैं आपको क्रक्स दे रहा हूं, यहां पे समझो थोड़ा सा इसको ध्यान के। जो सो वो रहे हो ना, थोड़ा सा जागो, अपनी अंतरात्मा से थोड़ा सा पूछो कि ये जो तमाम तरीके के क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं क्या आप जानते हो? ठीक है? सो ये तमाम तरीके की चीजें हम लोग क्या करते हैं, ये तमाम तरीके की चीजें आप लोग यहां पे पढ़ोगे। देन अगला सवाल, अब आप बोलोगे सर आप सवाल पे सवाल कर रहे हो। देखो मुझे सवाल करना है ताकि आप सोचो, ठीक है, अपने दिमाग पे जोर डालो, फिर आप उसी चीज को समझोगे, एंड देन हम कर जाएंगे इन द सेंस हम पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, हमें कंसेप्ट्स को समझना है, रटना नहीं है। मैं आपको आज ही बता रहा हूं, अगर पॉलिटिकल साइंस से प्यार करना है तो वो मैं करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है कि सिद्धार्थ आपको पॉलिटिकल साइंस से प्यार करवा देगा। लेकिन रटना नहीं है, सोचो, समझो और कर जाओ। व्हाट इज पॉलिटिक्स? सोचो। अब देखो आपके मन में आया होगा, इमेजिन करो, मैंने बोला पॉलिटिक्स तो आपके मन में इमेज आ गई होगी कि रैली चल रही है, ठीक है, रैली चल रही है, कैंपेन, तमाम तरीके की चीजें हो रही है, यही आपके मन में इमेज आई होगी। अब 2 मिनट के लिए पॉज लो और ऐसा देखो कि पॉलिटिक्स तो ऐसा शब्द है कि जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। डे टू डे लाइफ में कहाँ बोलते हैं? हम अपने घर में बोलते हैं। भूआ आई, भूआ ने राजनीति करी, मम्मी पापा को लड़वा के चली गई। भूआ आई, भूआ ने चाचा पापा को लड़वा के चली गई। पॉलिटिक्स, भूआ पॉलिटिक्स खेल रही है, बहुत बढ़िया। अब हम स्कूल में देखते हैं, स्कूल में कुछ बच्चे जो मॉनिटर नहीं बन पाते, या कोई ऐसा कि वो मैडम पॉलिटिक्स कर रही है,
उसको हेड बॉय बना दिया, उसको हेड गर्ल बना दिया। पॉलिटिक्स आपने वहां भी सुना है, समझने की कोशिश करो। देखो आपके मन में पॉलिटिक्स को लेके इमेज क्या आई थी कि कैंपेनिंग हो रही है, नारे लग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको कुछ दूसरा मतलब बता रहा हूं। मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि पॉलिटिक्स तो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आप अपनी स्कूल में बोलते होगे कि पॉलिटिक्स हो रही है, कोचिंग वाली मैडम को बोल रहे हो कि पॉलिटिक्स हो रही है, घर में बुआ नाना मामा मौसी ये पॉलिटिक्स खिलवा रहे है ना। तो पॉलिटिक्स के बहुत सारे मतलब है, पॉलिटिक्स का एक मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत सारे मतलब है। और पॉलिटिक्स से आप लोग ये भी देखोगे कि पॉलिटिक्स के नेगेटिव मीनिंग बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। अगर मैं कभी भी ऐसा बोलूंगा कि सिद्धार्थ पॉलिटिक्स कर रहा था, तो आपके मन में क्या इमेज आएगी मेरी, अच्छी आएगी या बुरी? 110% मेरी इमेज बुरी आएगी। सिद्धार्थ पॉलिटिक्स कर रहा था तो आप ये नहीं सोचोगे कि पॉलिटिक्स के माध्यम से वो कुछ अच्छा कर रहा था। सिद्धार्थ पॉलिटिक्स कर रहा था मतलब आपको ये लगेगा कि सिद्धार्थ क्या कर रहा है, सिद्धार्थ फेवरेटिज्म कर रहा है, अपना जो पसंदीदा स्टूडेंट है उसके बारे में सोच रहा है, या सिद्धार्थ कुछ लोगों को फेवर कर रहा है। समझ रहे हो? तो पॉलिटिक्स को यूजली हमारी समाज, और आप लोग भी, आप समाज का हिस्सा हो, हमारी समाज क्या करती है पॉलिटिक्स को, हमारी समाज पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव वे में देखती है। क्लियर है? तो हमारी समाज पॉलिटिक्स को नेगेटिव वे में देखती है। तो देखो पॉलिटिक्स के देखो बहुत सारे व्यूज और परसेप्शन है। पहला तो वही कि परस्यूट फॉर सेल्फिश एम्बिशन, पहला मैं इसको समझा देता हूं कि पॉलिटिक्स को क्या है, कुछ नेता है वो क्या करेंगे, वो सेल्फिश एम्बिशंस के चलते, कुछ मान लो मैं पॉलिटिक्स में आ गया, या आप लोग भी बहुत सारे लोग अल्टीमेट पर्पस, जैसे आप लोग आपस में बात कर रहे होते हो तो क्या सोचते हो कि यार पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। तो कुछ नेता लोग क्या सोचेंगे कि यार अपने को बहुत सारा पैसा कमाना है, नाम कमाना है, 2 4 5 10 करोड़ से क्या होगा, 10 20 30 25 करोड़ 100 करोड़ रुपए छापेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए पॉलिटिक्स क्या हो गई, कुछ लोगों के लिए पॉलिटिक्स हो गई कि ये सेल्फिश एम्बिशंस के लिए। कुछ नेता लोग क्या करते हैं, कुछ नेता लोग फॉल्स प्रोमिसेस भी करते हैं। ठीक है, फॉल्स प्रोमिसेस करेंगे, करप्शन करेंगे। तो इन सारी चीजों ने क्या करा, इन सारी चीजों ने हमारे मन में पॉलिटिक्स की गलत इमेज बैठा दी है। इन तमाम तरीके की चीजों ने, जैसे आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हो, तो आपके मन में पॉलिटिक्स के लिए नेगेटिव इमेज बन गई है। लेकिन कुछ लीडर्स अच्छे भी तो होते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये हम लोगों के भले के लिए आ रहे हैं। मान लो आप उतरे हो, आप पॉलिटिक्स में उतर रहे हो, ठीक है, अब आपसे कोई इंटरव्यू लेगा कि फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, मान लो कि मनोज जी, मैं मनोज नाम ले लेता हूँ, कि भैया मनोज शर्मा जी आप पॉलिटिक्स में क्यों आए हो? तो वो बोलेंगे कि मुझे, मेरा कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स में, मैं तो लोगों की सेवा करने आया हूं। ये सुनते हो ना, मैं तो लोगों की सेवा करने आया हूं। तो कुछ लोग जेन्युइनली सेवा करने आते हैं और कुछ लोग पैसा कमाने आते हैं। तो पॉलिटिक्स के आपको अलग अलग व्यूज दिखेंगे। और एक जो मैंने आपको बताया कि हम लोग पॉलिटिक्स को क्या है, हम लोग पॉलिटिक्स को डे टू डे लाइफ में देखते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, वर्क में हो, या फिर स्कूल में हो, कॉलेज में हो। हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, हम डे टू डे लाइफ में पॉलिटिक्स को देखते हैं। अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स से आप और मैं बच नहीं सकते। पॉलिटिक्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी, not just a tool for a self-interest. Mahatma Gandhi emphasized that politics is like unavoidable, like the coils of a snake, and must be engaged with to address societal changes. ठीक है, political organization and collective decision making are crucial for the meeting to the needs of diverse community. तो यहां पे आप ये समझो कि देखो हम कोई भी पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकते। हमें पॉलिटिक्स पसंद हो या नहीं पसंद हो, सरकार के डिसीजन हमें इंपैक्ट करते हैं। कैसे इंपैक्ट करते हैं? मान लो आप ये एक इमेजिनेशन लो कि गवर्नमेंट जीएसटी लेके आ गई, ठीक है, आपको पॉलिटिक्स नहीं पसंद, आपको पॉलिटिक्स नहीं पसंद, या कोई बच्चा, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई बच्चा ये बोल रहा है कि मुझे बड़ा होकर एक पॉलिटिकल लीडर बनना है या मुझे राजनीति में जाना है। आप लोग क्या बोलते हो? मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे अपना बिजनेस ओपन करना है। ये तमाम तरीके के एम्बिशंस होते हैं, ये तमाम तरीके के हमारे ड्रीम्स होते हैं। आपने हार्डली कुछ 1 या 2% बच्चे ऐसा बोलते होंगे कि मुझे राजनीति में जाना है, हार्डली ऐसा बोलते होंगे।
ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी इमेज बहुत बुरी बन गई है। लेकिन क्या हम लोग पॉलिटिक्स से बच सकते हैं? मान लो अभी सरकार कानून लेके आई, कौन सा कानून लेके आई? अगर हम पहले की बात कर ले तो गवर्नमेंट मान लो जीएसटी लेके आई, तो जीएसटी गवर्नमेंट लेके आई, इंपैक्ट आप और मैं हुए कि नहीं हुए? हमें अपना जो भी 18% जीएसटी या 28% जीएसटी, जितना भी जीएसटी लग रहा है 9% जीएसटी देना पड़ रहा है। और एक अच्छा सा एग्जांपल से समझते हैं कि कोविड आया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, गवर्नमेंट का डिसीजन था कि लॉकडाउन करना है। अब ये बताओ कि उस लॉकडाउन से आपको इंपैक्ट पड़ा ना? आपको इंपैक्ट मतलब ऑल्दो भले वो सेफ्टी के लिए हुआ हो, लेकिन आपको इंपैक्ट तो पड़ा कि जो जहां था वो वहीं पे रुक गया, या हमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ रही थी। गवर्नमेंट का एक डिसीजन आपने माना ना, आप क्यों नहीं निकले घर से बाहर? एक चीज तो हो गई कि सर कोरोना से डर लगा, लेकिन दूसरा है कि सर डर भी लगा, पुलिस बहुत डंडे मारेगी, इतना डंडे मारेगी ना कि बैठते नहीं बनेगा, है ना? तो डर भी लगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, जब नोटबंदी की, जब डीमोनेटाइजेशन किया तो लोग बैंकों की लाइन में लगे। तो अल्टीमेटली आप भले पॉलिटिक्स से दूर रहना चाह रहे हो, लेकिन आप पॉलिटिक्स का पार्ट तो हो ना। सरकार के डिसीजन तो आपको इंपैक्ट करेंगे ना। आप भले कितना भी सोचो कि क्या करना है, मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहना है, बट अल्टीमेटली आप सरकार के उस डिसीजन आपको इंपैक्ट कर रहा है ना। तो वही महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आप भले पॉलिटिक्स को क्या करो, महात्मा गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को भले इग्नोर करना चाहो, लेकिन आप पॉलिटिक्स से भले ही दूर रहना चाहो, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते। वो जैसे सांप जो जैसे ऐसे बैठा रहता है, मतलब आप उस सांप से, मतलब अगर वो बैठा है तो आप उससे बच थोड़ी ना पाओगे। मतलब वो है ना कि आपको डील करना पड़ेगा सारी चीजों से। ठीक है, तो हमें भी पॉलिटिक्स से जब बच नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम पॉलिटिक्स को एक पॉजिटिव वे में लेके चले, क्यों ना हम इंप्रूवमेंट की बात करें, क्यों ना हम इस देश में कुछ दूसरी बहुत सारी अच्छी चीजों की बात करें। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो पॉलिटिक्स जो है वो डाइवर्स कम्युनिटीज के इंटरेस्ट के बारे में भी बात करता है। डाइवर्स कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बारे में मतलब, मान लो कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हूं। ठीक है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हूं। ठीक, तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा कि मुझे थोड़ा सा सरकार मेरे लिए रोड बना दे, ये कर दे, तो मेरे इंटरेस्ट को कोई मान लो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि एक हम लोग बहुत ही सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि सरकार हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर दे। जो अमीर होंगे वो कुछ दूसरा चाहेंगे। तो पॉलिटिक्स में हम लोग देख रहे हैं कि डाइवर्स कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी है। नॉर्थ इंडियन की डिमांड साउथ इंडियन से अलग होगी, लेकिन सरकार को दोनों की डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। तो पॉलिटिक्स डाइवर्स कम्युनिटी की डिमांड्स को भी फुलफिल करता है। क्लियर? तो पॉलिटिक्स इज एन इंटीग्रल टू सोसाइटी। आपको एक मैं चार्ट में अच्छे से बना के दिखा देता हूं। पॉलिटिक्स को ऑफन वी लिंक्ड इट टू सेल्फ इंटरेस्ट एंड पर्सनल गेन, इनइफेक्टिव और करप्ट गवर्नमेंट इंपैक्ट नेगेटिवली। रीजन होता है फिर उसका प्रोटेस्ट एंड कैंपेन। अगर हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स अगर सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो उससे हम लोग ये देखेंगे कि क्या होगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। अगर हमें पता है कि न्याय कुछ इस तरीके से चलता है, तो आपने भी देखा होगा कि प्रोटेस्ट होते हैं तो ऑल्दो गवर्नमेंट एकदम उसी मूव के साथ में काम नहीं करती है, वो सिर्फ लोगों को पागल बुद्धू बना देती है, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट को डर तो लगता है कि लोग सड़क पे उतर आए हैं, अपनी पुंगी बच सकती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये हमारी पावर है। वही अगर आप पॉजिटिव साइड देखोगे तो पॉलिटिक्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सोसाइटी। A society can't exist without some form of political organization, government policies that improve literacy, employment and the general well-being of the citizen. आप बस ये इमेजिन करो कि आज की तारीख में कोई सरकार नहीं है, तो आपको पता है कि आपको कोई भी आके मार के चला जाएगा। आज सरकार के होने के बावजूद इतने क्राइम हो रहे हैं, आज सरकार के होने के बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे क्राइम हो रहे हैं। तो जब सरकार नहीं रहेगी तो आप सोचो ना कि कितने सारे क्राइम्स होंगे, कितनी सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो हम पॉलिटिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो अच्छी पॉलिसी होती है सरकार की, अच्छी पॉलिसी क्या होती है, जो भी अच्छी पॉलिसी होती है वो इंसान की लाइफ को सुधारती भी है। तो आप हमेशा ये नहीं देख सकते हो कि पॉलिटिक्स को हम नेगेटिव वे में देखेंगे, पॉलिटिक्स को हमें पॉजिटिव वे में भी यहां पे समझना होगा। अब क्वेश्चन आया, व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? इसको बहुत ध्यान से देखो, ये वाली जो
कौन सी मूवी है? गेस करो, कमेंट सेक्शन में टाइप करो कि कौन सी मूवी का डायलॉग है। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, आप हर देश में अपनी अपनी समस्याएं देखोगे, आप सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज को भी देखोगे, यूरोपियन नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप इनको भी देखोगे तो वहां पे भी कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। डेवलप्ड मतलब ऐसा नहीं है कि उनके देश में कोई समस्या ही नहीं है, उनके अपने मुद्दे हैं। तो कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, हमें उसे परफेक्ट बनाना है, सरकार को, और बीइंग एन सिटीजन हमें भी उसे परफेक्ट बनाना है। हम परफेक्ट कैसे बनाएंगे? हम परफेक्ट बनाएंगे सोच के, क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे गवर्नमेंट के पॉलिसीज को, गवर्नमेंट की चीजों को, और हम अपने अधिकार के बारे में लड़ेंगे। आपको कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कि कई बार हमें चॉकलेट चाहिए होती है, तो एक तो ये होता है कि चॉकलेट ऐसी दिलवा दी। अब जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ऐसे ही नहीं दिलवाते थे, मुझे जिद करनी पड़ती थी, ठीक है, तो आपको लड़ना पड़ता है, कई बार आपको लड़ना पड़ता है। तो वैसे ही जब लोग क्रिटिकली सोचेंगे, जब लोग क्या करेंगे, जब लोग क्रिटिकली सोचेंगे, जब लोग अपने अधिकार के बारे में बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सरकार वो चीजें हमें देंगी। ठीक है, और सरकार कहीं ना कहीं क्या करेगी? परफेक्शन के टुवर्ड्स, उस देश को परफेक्शन के टुवर्ड्स आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। क्लियर है? सो पॉलिटिकल थ्योरी इनकरेज अस टू क्रिटिकली इवैल्यूएट द एग्जिस्टिंग सिस्टम, वो सिस्टम जो कि ऑलरेडी चल रहा है, जैसे अभी का सिस्टम है। अब मैं जब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूंगा, जब आप ये पूरी किताब पढ़ लोगे, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, सेक्युलरिज्म, तमाम तरीके की चीजें जब आप पढ़ लोगे, तो आप प्रेजेंट सिस्टम को तो सोचोगे ना कि ये सिस्टम सही है या गलत है। गलत है तो क्या गलत है, और सही है तो इससे पूरे सिस्टम में क्या सही है, समझ रहे हो? सो पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम चल रहा है, जो सरकार जो काम कर रही है, वो सही कर रही है या नहीं कर रही, ये हमें पॉलिटिकल थ्योरी से मालूम पड़ेगा। एंड वर्क टुवर्ड्स द आइडियल लाइक जस्टिस एंड इक्वालिटी। और पॉलिटिकल थ्योरी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के टुवर्ड्स हमें काम करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करता है। नाउ सोसाइटी अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंज एंड डेवलपमेंट, but underlying these are the values like democracy, freedom, equality and justice which inspire and guide policies. Nations like India and the United States of America, that is US, embed these values in their constitution. These documents are the product of centuries of philosophical debates starting from thinkers like Kautilya, Aristotle, Rousseau and Ambedkar. अब जो समाज है वो हमेशा अलग अलग चेंजेस के तौर पर आगे बढ़ता है। अब इसको अपन समझेंगे अपन घर के एग्जाम्पल से। ठीक है, आप कभी भी बात करोगे अपने मम्मी से पूछना कि मम्मी, जस्ट आज एक एग्जाम्पल लेके बैठना कि मम्मी आज से 15-20 साल पहले जब आप शादी करके आई थी तो चीजें कैसी थी, तो देखना पक्का मम्मी का अपना रोना रहेगा, अरे ऐसा था, तुम्हारी दादी ऐसे थी, मैंने इतना काम किया, मैंने तो इतना सारा काम किया है, इस घर में कहाँ मेरा ब्याह कर दिया, मैं कहाँ फंस गई तुम्हारे पापा के चक्कर में, रहेगा। अब मम्मी बोलेगी कि आज की तारीख में वैसी चीजें नहीं है, या जैसे आपको आपकी मम्मी बताती है कि पहले तो मैं इतना करती थी, ये करती थी, वो करती थी, ऐसा हो जाता था, ये हो जाता था। आप देखोगे कि आज की तारीख में तो आपके घर में वैसी स्थिति है ही नहीं। आपके घर में तो आज तो मजे ही मजे हैं, सारी चीजें एकदम चिल चल रही है, बढ़िया है। तो आपका घर में समय के अनुसार चेंज आया कि नहीं आया? चेंज आया है ना। तो वैसे ही समाज में भी चेंजेस आते हैं। आज से 100 साल पहले समाज में कुछ और मुद्दे थे, समाज में कुछ और चीजों को लेकर डिबेट थी, आज कुछ और है, और आगे आने वाली जनरेशन आज से 100 साल के बाद में कुछ और मुद्दे रहेंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि सोसाइटी में कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं, और उन चेंजेस के साथ में उस समय के अनुसार में हम पॉलिटिकल थ्योरी के ये जो कंसेप्ट दिए हैं कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इनको हम देखते हैं। आज से 70 साल पहले, आज से 80 साल पहले, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले आजादी की डेफिनेशन कुछ और थी। पहले आजादी की डेफिनेशन क्या थी भारत के लिए? कि अंग्रेज हमें छोड़ के चले जाएं, हमें खुद रूल करना है। आजादी मिल गई, हमने अपनी सरकार चुनी, हमारी सरकार अपनी काम कर रही है, बहुत बढ़िया। फिर आज क्यों आजादी के लिए लड़ रहे हैं? आज क्यों हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं? क्योंकि आज कुछ दूसरे मुद्दे। तो फ्रीडम इन 1940s और फ्रीडम इन 1930s was different
फ्रॉम दी करंट, आज जो हम बात कर रहे हैं, आज जो हम आजादी की बात कर रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो समाज में समय के अनुसार अलग अलग मुद्दों की मांग उठती है और सरकार को उस हिसाब से काम करना पड़ता है। क्लियर है, समझ गए हो? और वैसे ही जो नेशंस हैं जैसे इंडिया, यूएस है, जब ये अपने संविधान, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत का जब संविधान बना था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत लंबी डिबेट चल रही थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि संविधान को एज इट इज जो आज आप देख रहे हो इसको एज इट इज रखने के लिए बहुत लंबी डिबेट थी, एक एक आर्टिकल्स, एक एक मुद्दे पर यहाँ पे बहस थी। सेम हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में भी देखते हैं कि वहां पे जो भी प्रोविजंस है, वहां के जो भी आर्टिकल्स है वो कुछ सोच समझकर बनाए होंगे। तो हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे थिंकर्स रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, प्लेटो और एरिस्टोटल, अब ये जो दो जो थिंकर आपने सुना है, प्लेटो और एरिस्टोटल, अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस में आगे कुछ मास्टर्स वास्टर करने का सोच रहे हो, बैचलर्स मास्टर, तो ये दोनों इंसान आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मतलब आप शुरुआत ही सोक्रेट्स, प्लेटो यहां से करने वाले हो। ठीक, तो प्लेटो एरिस्टोटल बात करते थे कि मोनार्की होनी चाहिए या फिर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये एंशिएंट ग्रीस के थे। ठीक है, तो ये लोग बात कर रहे थे कि इनके देश में क्या होना चाहिए, इनके देश में डेमोक्रेसी होना चाहिए या फिर मोनार्की होनी चाहिए। वहीं रूसो जो है, रूसो बात कर रहे थे कि फ्रीडम जो है, फ्रीडम एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, कितना फ्रीडम रहना चाहिए, रूसो इस चीज के लिए लड़ रहे थे। महात्मा गांधी स्वराज के बारे में बात कर रहे थे। अंबेडकर जो है, अंबेडकर किस बारे में बात कर रहे थे, अंबेडकर बात कर रहे थे कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो लोग जो कि पिछड़ गए हैं या जिनको सोसाइटी ने जिनके के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया है, उनके लिए अंबेडकर बात कर रहे थे। कार्ल मार्क्स जो है, ये भी बहुत फेमस है भैया पॉलिटिकल साइंस में, ऑल्दो फेमस तो महात्मा गांधी, अंबेडकर, कार्ल मार्क्स, इन सभी को आप पढ़ोगे, लेकिन कार्ल मार्क्स भी, मैं वेस्टर्न फिलोसॉफी का बता रहा हूं, कार्ल मार्क्स भी इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ये बोलते हैं कि तुम बाकी सारी चीजें छोड़ो, इस समाज में क्या हो रहा है, इस समाज में कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, हो रहा है ना। आप लोग ये देखते हो कि एक तरफ अडानी, अंबानी, ये वो, और कोई बहुत ज्यादा गरीब है। तो कार्ल मार्क्स इक्वालिटी की बात करते हैं। अब ये सारे लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं और सारे लोगों का इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि किसी ने आज से 100 साल पहले दिया, किसी ने 200 साल पहले दिया, किसी ने 50 साल पहले दिया। तो इन तमाम तरीके के इंटरप्रिटेशन, इन तमाम तरीके की डिबेट्स को आप लोग क्या करते हो, आप इन तमाम तरीके की डिबेट्स को आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हो कि अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग ओपिनियन रहे हैं, अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग ओपिनियन रहे हैं जिन वैल्यूज की हम बात करते हैं। कौन सी वैल्यूज? वैल्यूज मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी। क्लियर है? एक और एग्जांपल से समझते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझो, मैं साइड हटता हूं, इसको ध्यान से समझो कि यहां पे द स्विंग, स्लाइड एंड द सीसॉ। ठीक है, ये दो लोग हैं, ये दो लोग आपने बचपन में बहुत खेला होगा, सीसॉ, है ना। मैंने सीसॉ बहुत खेला और एक बार तो मुझे सीसॉ से ऐसी लगी है कि यहाँ पे, मतलब एक तरीके से यहाँ पे इतनी जोर की लगी है कि मुझे लगा कि ये कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो, लेकिन नहीं हुआ था। बच्चे थे तो डर जाते थे, बहुत तबीयत से यहाँ पे लगी। तो जब हम सीसॉ की बात करते हैं तो इसको समझो, स्विंग्स, तो ये जो है फ्लाई एज हाई एज यू कैन बट होल्ड ऑन टाइट, कि तुम्हें जितना ऊपर जाना है इस स्विंग में उतना ऊपर तुम जा सकते हो, लेकिन हाथ पकड़ के रखना, ऐसा ना हो तुमने हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा, तुम गिर जाओगे। वैसे ये आजादी, तुम्हें जितनी आजादी चाहिए तुम आजादी लो, आजादी की मना नहीं है, लेकिन तुम्हारी आजादी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम्हें अपने लिए जो करना है तुम करो, लेकिन तुम अपने लिए करते करते ऐसा ना हो कि तुम दूसरों को रुला दो। क्लियर है? सीसॉ, इक्वालिटी, बैलेंस इज द की, और समवन एल्स गेटिंग द कैपुलेटेड ऑफ, तो हमें बैलेंस बना के रखना है, कभी ये कभी वो, तो ये इक्वालिटी है। ठीक है, जस्टिस, वेट फॉर योर टर्न और रिस्क अ पाइल अप एट द बॉटम। यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि ये ऊपर गया, अब ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो सबको बराबर का मौका मिल रहा है। तो बस मैं सीसॉ के माध्यम से आपको क्या कर रहा हूं, बस मैं सीसॉ के माध्यम से आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो यहां पे लिबर्टी, फ्रीडम की बात करी हमने, इक्वालिटी की बात करी कि बराबर है। ठीक है, ये भी इतने ही ऊपर जाएगी जितने ऊपर वो गया है, एंड देन जस्टिस की एक एक से करके सबकी बारी आएगी। तो यही, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें डेली लाइफ में यहां पे समझना है। नाउ की कंसेप्ट क्लैरिफाइड बाय द पॉलिटिकल थ्योरी। Political theory explore the concepts like freedom, justice, secularism, and rule of law
examining their significance and how they are applied in governance. अब आपने बोला कि सर बहुत सारी बातें हो गई है, हम थक गए हैं, लेकिन हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स का कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है कि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट सर आप पढ़ा रहे हो, लिबर्टी है, रूल ऑफ लॉ है, कि कानून की नज़र में सारे लोग इक्वल है। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून की नज़र में हम सारे लोग इक्वल हैं। मान लो मैंने चोरी करी और मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कोई बहुत अमीर आदमी ने चोरी कर ली, अंबानी जी ने भी चोरी कर ली, तो कानून हम दोनों को एक ही नज़र से देखेगा। चोरी की सजा जो मुझे मिली है वही सजा उनको भी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट गवर्नेंस में जो सरकार जो काम करती है उन सारी चीजों में ये अप्लाई होता है। इनका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी एनालाइज करंट पॉलिटिकल ट्रेंड्स एंड प्रपोज फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। दिस कीप्स द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस रिलेवेंट इन टुडेज चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि इंपैक्ट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल में देखोगे फ्रीडम और इक्वालिटी की बात की गई है। राइट्स चैप्टर जो है वो फंडामेंटल राइट्स की जो बात की गई है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया है और जस्टिस को प्रमोट किया है। तो ये जितने भी कंसेप्ट है इन सब का कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस मतलब कि आपने फ्रीडम इक्वालिटी पढ़ा, इनके बारे में आज बात करना ज़रूरी है। इनके बारे में हम फ्यूचर में भी सोचते हैं कि आज़ादी आज से 100 साल बाद में इंडिया में क्या मतलब होना चाहिए। आज़ादी मतलब गरीबी से आज़ादी, आज़ादी मतलब भूखमरी से आज़ादी। ठीक है, आज़ादी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से आज़ादी, सब लोगों के पास में रोजगार है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? फ्रीडम का मतलब क्या होगा इंडिया में आज से 10 साल बाद? भविष्य की तो सोचना पड़ेगा ना। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें मदद करता है, पॉलिटिकल थ्योरी हमें मदद करता है कि हम इन सारे कॉन्सेप्ट का कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस एज वेल एज हम फ्यूचर में क्या चाहते हैं। इक्वालिटी मतलब आज इक्वालिटी का मतलब क्या है और आज से 10 साल बाद इक्वालिटी का मतलब क्या होगा। ठीक है, न्याय मतलब आज क्या मतलब और आज से 10 साल बाद में न्याय का मतलब क्या होगा। हमें इन सारी न्याय चाहिए, गरीबी से किसी के पास में गरीबी ना हो। न्याय चाहिए कि सारे बच्चे पढ़ें, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनको हमें न्याय देना है। तो ये जो है कि आप फ्यूचर में इन कॉन्सेप्ट को कैसे देखना चाहते हो, और ये जो सारे कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपकी 11th की किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें आप ये प्रियम्बल भी पढ़ रहे हो, आप राइट्स भी पढ़ रहे हो, तो वहां पे आप देखोगे कि प्रियम्बल में हमारे प्रियम्बल में चीजें मेंशन है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो समझो आप कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारी की सारी चीजें मेंशन है, इसलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक इन द सेंस वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, ब्रेक यानी मूड को थोड़ा सा लाइट करते हैं हम अपन। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा समझते हैं। अगर किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, मैंने आपसे पूछा, सोचो, फिर से सोचो, डेवलपमेंट मतलब क्या है। अब आप लोगों ने इमेज बना ली होगी, किसी ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली होगी, किसी ने मेट्रो बना लिया होगा, किसी ने प्लेन बना लिया होगा, किसी ने बिजली, कि सभी घर में बिजली है वो बना लिया होगा। ठीक है, या मैं पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोचो जरा 1 मिनट लेके, कि आप इक्वालिटी से आप क्या समझते हो। सोचो, देखना नहीं है, इक्वालिटी से क्या समझते हो, सोचो। इक्वालिटी से कुछ लोगों ने क्या सोचा होगा, कुछ लोगों ने सोचा होगा अमीर गरीब बराबर, कुछ ने सोचा होगा अंबानी का पैसा मुझे मिल जाए, भैया अंबानी जितना पैसा चाहिए। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अमीर गरीब के बीच में भेदभाव ना हो। अलग अलग आपके मन में थॉट्स आए होंगे। तो वैसे ही आपको यह समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी में अलग अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन होता है। जैसे कि अगर हम लोग स्वदेश मूवी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान को डेवलपमेंट मतलब क्या था, डेवलपमेंट इज अबाउट ब्रिंगिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अ विलेज, while for the villager it is about sustaining their traditional way of life। शाहरुख खान को स्वदेश में ये लग रहा था, शाहरुख खान के लिए डेवलपमेंट का मतलब ये हो रहा था कि जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो, वो टेक्नोलॉजी गांव में आ जाए, वो टेक्नोलॉजी गांव में आ जाए। लेकिन लोगों को क्या लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा कस्टम है, वो एज इट इज रहे। जैसे कि आप सोचोगे आपके लिए डेवलपमेंट मतलब होगा कि गांव में सारी की सारी व्यवस्थाएं हों, गांव बहुत विकसित हो। वहीं आपके पेरेंट्स सोचेंगे कि नहीं, डेवलपमेंट मतलब शहर है, ये नहीं है। तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है पॉलिटिकल थ्योरी में। आप कभी भी ये नहीं पूछ सकते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से पूछा व्हाट इज लिबर्टी, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आया व्हाट इज
इक्वालिटी, ठीक है। व्हाट इज लिबर्टी और व्हाट इज इक्वालिटी, मैंने आपसे पूछा। तो अगर आप बोल दो इक्वालिटी मतलब सब एक जैसे, तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। आपका आंसर हमेशा ये होना चाहिए कि इक्वालिटी के बहुत अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। सिद्धार्थ के लिए इक्वालिटी का मतलब कुछ और होगा, आपके लिए इक्वालिटी का मतलब कुछ और होगा, आपके पड़ोसी के लिए इक्वालिटी का मतलब कुछ और होगा, आपके फ्रेंड के लिए कुछ इक्वालिटी का मतलब अलग होगा, ठीक। तो वैसे ही ये स्वदेश मूवी में क्या हुआ था, डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। वैसे ही हम लोग दंगल में क्या देख रहे हैं, ठीक है। दंगल मूवी में द डॉटर ऑफ अ रेस्लिंग कोच आर गिवन द सेम अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड इन अ ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कुश्ती में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो कि यूजली हम लोग जो ये देखते थे कि मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है, वहां पे इस मूवी ने कहीं ना कहीं ये कोशिश करी कि इनको भी मौका मिला है। और आज की तारीख में वैसे भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आप मूवी के माध्यम से समझ सकते हो कि देखो कैसे कैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमको समझा रही है। कोई मूवी इक्वालिटी का तो कोई मूवी डेवलपमेंट का, साथ ही साथ ये भी बता रही है कि आपके लिए वो कॉन्सेप्ट का मतलब कुछ और हो सकता है और मेरे लिए उस कॉन्सेप्ट का मतलब कुछ और हो सकता है। नाउ अब समराइज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब तक मैंने जितना भी आपको हमने जितना भी डिस्कशन किया है, क्या डिस्कशन क्या है, व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसका एक समरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर समरी नहीं की तो आप बोलोगे सर खिचड़ी पक गई है, ठीक है। कहानी में वापस से आते हैं, समझते हैं। सो मैं एक बार पढ़ रहा हूं और हम इसको शॉर्ट में मैं आपको समरी देते चलूंगा। Political theory deals with the ideas and principles that shape the constitution, government and social life in a systematic manner. Political theory उन आइडियाज, उन प्रिंसिपल के बारे में बात करता है जो कि देश का संविधान बनाता है, जो कि देश के संविधान को चलाने पर मजबूर करता है। जैसे कि संविधान हमारा बात कर रहा है आजादी की, आजादी मींस फ्रीडम की, कि हर इंसान के पास में फ्रीडम रहे। संविधान हमारा बात कर रहा है राइट्स के बारे में कि सब लोगों के पास में राइट्स रहे, तो कितने राइट्स रहना है। तो पॉलिटिकल थ्योरी आपको क्या कर रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी आपके संविधान बनाने में और वो संविधान उस देश में कैसा चलेगा उसको काम करवाने में पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान है। इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन। इन तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट्स को पॉलिटिकल थ्योरी क्लैरिफाई करता है। सेकेंडली, दो द फ्रीडम इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, we encounter new interpretation all the time. This is a bit like playing a game. As we play a chess or cricket, we learn how to interpret the rules. साथ ही साथ पॉलिटिकल थ्योरी ये बताता है कि आज जो मीनिंग है कल जाके वो मीनिंग बदल जाएगा। इसको एक गेम की तरह समझो, जैसे कि आप और मैं चेस खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करें कि वजीर जो रानी है वो कुछ इस तरीके से चलेगी, ठीक है। आज हमने कुछ इस तरीके से खेला, कल को आप बोल दोगे नहीं नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चलेगी। तो आप जब दो भाई बहन गेम खेल रहे होते हो या दो फ्रेंड्स जब गेम खेल रहे होते हैं या एक ग्रुप जब गेम खेल रहा होता है, तो आप नहीं देखते हो कि हर बार कुछ अलग अलग रूल्स हम लोग सेट कर देते हैं। हम लोग लड़ लेते हैं कि नहीं नहीं तू चीटिंग कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, इसने ऐसा क्यों चल दिया, ये हाथी तो ऐसे ही चलेगा, नहीं नहीं घोड़े को ऐसा नहीं चलना है। हम लोग बात करते हैं ना, हर गेम में हम लोग अलग अलग रूल्स लेके आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट का है कि फ्रीडम आज से 100 साल पहले कुछ और थी, आज फ्रीडम का मतलब कुछ और है, आगे फ्रीडम का मतलब कुछ और रहेगा। जैसे कि आपकी किताब में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भारत का संविधान बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। राइट टू लाइफ मतलब इस देश में सभी को जीने का अधिकार है। क्लियर है, संविधान ने सिर्फ इतनी सी बात करी। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इस देश में सबको जीने का अधिकार है, तो कोई भी इंसान अच्छे से कब जी पाएगा, जब उसको रोजगार मिलेगा। तो राइट टू लाइवलीहुड कि सब लोगों के पास में रोजगार रहे, ये सरकार को इंश्योर करना है। तो ये भी एक राइट जोड़ दी ना सुप्रीम कोर्ट ने। या फिर राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, सरकार क्या कर रही है, तुम पोल्यूशन को कम करने के बारे में सोचो। तो सरकार कुछ स्टेप्स लेती है, काम हो पाता है नहीं हो पाता है वो बात की बात है, लेकिन फ्रीडम का मतलब तो उन्होंने बढ़ा दिया है ना, हमें राइट्स तो और देते चले जा रहे हैं ना, समझे हो। Thirdly, as the world changes, we may discover new dimension of freedom as well as new threats of freedom. जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे फ्रीडम के नए नए डायमेंशन और नए नए थ्रेट्स आएंगे। कैसे थ्रेट्स आएंगे, आज के जमाने में सारी चीजें ऑनलाइन है, ठीक है, सारी चीजें ऑनलाइन है।
तो आप लोग भी देखते हो कितने सारे स्कैम्स होते हैं। या बहुत अच्छा बताता हूँ, आप लोगों ने कभी ना कभी फेस किया होगा कि फेक अकाउंट किसी ने बना लिया, उस फेक अकाउंट में किसी की फोटो यूज कर दी होगी। तो हम जितने अधिकार, जितनी चीजें दे रहे हैं, उसका मिसयूज भी हो रहा है, उसका थ्रेट्स भी हो रहा है। कई बार क्या हो रहा है, कई बार टेररिस्ट हमारे इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं जिसपे कि सरकार को सोचना है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे नई चुनौतियां भी यहां पे आ रही है। ठीक है, सो द स्टेट शुड इंश्योर अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इट्स सिटीजंस। पॉलिटिकल थ्योरी डिबेट्स हाउ स्टेट कैन मेक्स लाइफ बेटर नॉट जस्ट लॉन्गर। तो ये आपने सुना ही होगा कि बाबू मोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। कि आपका जितना भी जीवन है बहुत अच्छे से जीना है ना अपने को। अगर हम 50 साल भी जी रहे हैं, 60 साल भी जी रहे हैं, 70 साल भी जी रहे हैं, सबके मन में ये होता है कि यार नाम करके जाना है, कुछ बहुत बढ़िया करके जाना है। अब आप मान लो जी रहे हो 100 साल तक और कुछ करा ही नहीं है, खा पी रहे हो, सो रहे हो, मजे कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है? जीवन एक बार मिलता है, नाम भी हमें एक बार में करना है, और कुछ ऐसा करना है कि दुनिया देखती रह जाए और लोग भी बोले कि यार देखो वो फलाना बच्चा था, उसने क्या कर दिया। ठीक है, तो वही वाली चीज है कि स्टेट मतलब सरकार को ये कोशिश करनी है कि लोगों के पास में सारी की सारी चीजें हो। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट आपको भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है कि जीवन जीना है तो बढ़िया से जीना है। नाउ पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। अब थ्योरी को हम लोग प्रैक्टिस में, डे टू डे लाइफ में कैसे डील करेंगे, जरा उसे समझते हैं। ठीक है, unlike the mathematical terms which have fixed definition, political theory concepts vary because we deal with the human relationships, opinion which may require harmonization of diverse perspective। जैसा कि मैथ्स में एक चीज का एक ही, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में मैंने बोला 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8। मैथ्स में जैसे कि एक तरीके की चीजें होती है, सेम वो पॉलिटिकल थ्योरी में हमें देखने को नहीं मिलती है। पॉलिटिकल थ्योरी में देखने को क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, मेरा ओपिनियन आपसे अलग रहेगा, किसी और का अलग रहेगा, तो हम एक डेफिनेशन नहीं दे सकते। ठीक है भैया, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, इक्वालिटी को समझते हैं। ठीक है, कि कैसे इक्वालिटी का मतलब मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है। सो इक्वालिटी इन एवरीडे लाइफ। When someone jumps a queue, we feel cheated because we believe in equal opportunity to access the service। मान लो यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये लाइन है। अब इस लाइन में अगर हमने ये देखा कि ये इंसान यहाँ से आगे चले जाता है धक्का मुक्की करके, तो बुरा लगेगा ना कि मैं सुबह से लाइन में लगा था। इक्वालिटी वाली बात है, जो पहले लगा था उसका नंबर पहले आना है। ठीक है, तो यहां पे इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया? यहां पे इक्वालिटी का मतलब हो गया कि जो जैसे लाइन में लगा है उसका नंबर वैसे ही आना चाहिए। ये इंसान भाग के आगे नहीं जाना चाहिए, ये इंसान भाग के आगे चले गया तो हम रोने गाने लग जाएंगे, शोर करने लग जाएंगे। एक इक्वालिटी का मतलब ये हो गया। However, special counters for elderly or disabled are accepted and justified because they account for unique needs। अब इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये इंसान अगर व्हील चेयर पर होता तो अपन क्या करते? तो अपन बोलते कि नहीं नहीं आप आगे आ जाइए। या हम लोग जो बूढ़े लोग रहते हैं या वो इंसान जो कि डिसेबल्ड होते हैं, उन लोगों के लिए अलग से लाइन होती है। क्यों अलग से लाइन होती है? क्योंकि हमको इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आप सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सिद्धार्थ आपको बहुत बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है, सिद्धार्थ के पास में सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो सिद्धार्थ को अपनी मेहनत से काम करना होगा, बढ़िया, ताली बजा दो, ठीक। लेकिन वही मेरे साथ में जो मेरा कॉम्पिटिटर है, मान लो कि वो हाथ से लिख नहीं पा रहा है या वो आंखों से देख नहीं पा रहा है, तो यार उसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनता है ना, उसको 1 घंटे की एक्स्ट्रा पढ़ाना तो बनता है, क्योंकि वो इंसान देख नहीं पा रहा है, उसको हमको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। वहीं सिद्धार्थ को तो वो चीज आती है, समझे हो। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि ये ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्राउंड की लाइन है। अपन जब रेस में भागते हैं तो रेडी स्टेडी गो बोलते हैं, रेडी स्टेडी गो बोलते हैं। ये खड़ा है एक इंसान, बहुत बढ़िया, पूरा स्वस्थ है, ये सिद्धार्थ है। यहाँ पे एक और इंसान है जो कि व्हील चेयर पर है। ये वाला जो इंसान है ये क्या है? व्हील चेयर पर है, ठीक है। और ये वाला जो इंसान है इसकी आंखों में तकलीफ है, ये बहुत अच्छे से देख नहीं पाता है। अब यहाँ पे सीटी बजा दी, जोर से सीटी बजाई, और स्पोर्ट्स वाले सर ने क्या बोला? भागो। जब भाग रहे हो और तुम सब लोग मैच देख रहे हो, तब तुमको मैच कैसा लगेगा?
तुम लोग यही बोलोगे कि नहीं चीटिंग हुई है। चीटिंग क्यों हुई है? क्योंकि तुम लोगों को पता है कि सिद्धार्थ तो जीत जाएगा। सिद्धार्थ क्यों जीत जाएगा? क्योंकि सिद्धार्थ तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। लेकिन वही इंसान ये व्हील चेयर पे, ये कैसे जीतेगा? वही ये इंसान की अगर आंखों में तकलीफ है तो ये कैसे जीतेगा? बोलते हैं ना। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि इस गेम में इक्वालिटी नहीं है। यही बोलोगे ना तुम लोग कि इस गेम में क्या है? इस गेम में इक्वालिटी नहीं है। तो सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट इन लोगों को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, इन लोगों के लिए कुछ अलग से पॉलिसी बनाती है, सो दैट इस गेम में हम सब लोग बराबरी पे आए। ठीक है, तो अभी आपने समझा कि इक्वालिटी के बाद अलग अलग मतलब होते हैं। अगर सारे लोग बहुत बढ़िया हैं, जैसे ये तीनों लोग बहुत बढ़िया हैं, तो तीनों लाइन में लगे रहेंगे, जिसका नंबर पहले आएगा वो पहले जाके अपना काम करवाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान व्हील चेयर पे है तो हमको इसको आगे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी हम लोगों से बहुत पीछे। समझे हो? तो इक्वालिटी के हमको अलग अलग मतलब देखने को यहां पे मिल रहे हैं। देन economic equality, many poor people can't access basic services like healthcare, education due to lack of money. बहुत सारे लोग एजुकेशन भी एक नसीब नहीं हो पाती। मान लो आज मैं एक एग्जाम में बैठा हूँ, मेरे पास में कोचिंग के रुपए हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। लेकिन वो एक गरीब का बच्चा जिसके की पास में कोचिंग के रुपए नहीं हो, जिसके पास में वो सारी सुख सुविधाएं नहीं हो, और वो मेरे साथ में एग्जाम में बैठेगा, तो ऑफकोर्स उसको ज्यादा चैलेंज रहेगा। समझ रहे हो तुम? ऑब्जर्विंग सच इनइक्वालिटी लीड्स अस टू एसोसिएट इक्वालिटी विद फेयरनेस, इंश्योरिंग दैट पीपल आर इन डिसएडवांटेज बाय देयर इकोनॉमिक सिचुएशन। और इसीलिए हम लोग इतनी इक्वालिटी देखते हैं तो हम अपने को लगता है कि किसी को अपने को ज्यादा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और किसी को अपने को ठीक है एज इट इज, सरकार उसके लिए कुछ नहीं भी करेगी तो भी चलेगा। तो समझ में आया कि देखो एक इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन वही इक्वालिटी के कितने सारे यहाँ पे अपने को मतलब देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नाउ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट नेचर ऑफ इक्वालिटी इन गेम्स और क्यू। इक्वालिटी मींस इक्वल अपॉर्चुनिटी। जब हम गेम खेलेंगे तो हम बोलेंगे कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। डिसएडवांटेजियस ग्रुप है तो इक्वालिटी मींस स्पेशल प्रोविजन, वही कि अगर कोई डिसेबल्ड है तो सरकार को उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने पड़ेंगे। फॉर द पुअर इक्वालिटी मींस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक फ्री एजुकेशन और सब्सिडाइज हेल्थ केयर। पुअर मतलब यह है कि सरकार उनके लिए कुछ ज्यादा करे, रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करे। मतलब मेरे एजुकेशन में मान लो 5,000 रुपए लग रहे हैं तो उसके एजुकेशन में 1,000 ही लगे, सरकार कहीं ना कहीं कुछ सब्सिडीज दे। ठीक है, सो पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं क्वेश्चंस को ही डील करता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है। और अगर आप किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी को 1,000 रुपए में एजुकेशन दे रहे हो, तो कितने साल तक देनी है? ऐसा थोड़ा ना कि आप आजीवन ही देते रहोगे, ये भी तो समझना है ना। हम किसी को आजीवन एजुकेशन थोड़ी ना दे सकते हैं। हम ये बात करेंगे कि हम उसको एजुकेशन कितने साल तक देंगे 1,000 रुपए में। तो इन तमाम तरीके के क्वेश्चन को क्या होता है? इन तमाम तरीके के क्वेश्चन को पॉलिटिकल थ्योरी डील करता है। अब इस इमेज को बहुत ध्यान से समझो, ये आपकी किताब में नहीं है। रियलिटी, इक्विटी, इक्वालिटी, जस्टिस, इंक्लूजन। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या लग रहा है? रियलिटी में हमको ये लग रहा है कि कोई इंसान बहुत आगे है, कोई बीच में है, कोई बहुत पीछे है। ठीक है, तो ऐसा हमारी समाज है आज की स्थिति में कि कोई इंसान बहुत आगे है, कोई इंसान ठीक ठाक पोजीशन पर, और कोई इंसान बहुत पीछे छूट गया है। ये रियलिटी है। इक्विटी मींस एवरीवन गेट्स द सपोर्ट दे नीडेड एंड प्रोड्यूस इक्विटी, कि सबको वही सपोर्ट मिला है कि तीनों एकदम बराबर के लेवल पर आ गए। ठीक है, इक्वालिटी मतलब क्या है? द अजम्पशन is that everyone benefits from the same support, it is considered to be equality। कि यहाँ पे जब सरकार सपोर्ट देगी तो सरकार सबको सेम सपोर्ट दे, कि इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट देना है, इसे थोड़ा सा कम, और इसे नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी मतलब ये नहीं है कि मान लो 10-10 रुपए बांटना। अगर मान लो कि 30 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो 10-10-10 बांट दिए। अगर 30 रुपए का मान लो डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो इक्वालिटी मतलब ये है कि यहाँ 20 दे दिए, यहां 10 दे दिए, और यहां नहीं भी दिया तो भी चलेगा। ये हुई है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी मतलब ये नहीं है कि सबको ही बांट दो। अगर सबको 10-10-10 दे दिए तो फिर हर इंसान आगे नहीं बढ़ जाएगा, हर इंसान वापस से इनइक्वालिटी नहीं हो जाएगी। इसको हमें ज्यादा रुपए देने होंगे, इसे ठीक ठाक, और इन्हें नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। ये हो गया आपका इक्वालिटी। जस्टिस मतलब all three can see the game without support accommodation because the cause of the inequity was addressed, the systematic barrier was removed।
यहाँ पे जस्टिस मतलब क्या है कि सरकार ने जो इन लोगों को ट्रीटमेंट दिया था, सरकार ने मान लो इस इंसान के लिए कुछ ज्यादा काम किया था या इस इंसान के लिए थोड़ा सा कम काम किया था, वो काम वाकई में रिजल्ट लेके आया। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सरकार आपको फ्री एजुकेशन दे रही है, तो फ्री एजुकेशन का जब उस इंसान को बेनिफिट मिलना भी तो चाहिए। फ्री एजुकेशन सिर्फ पेपर में ही नहीं दिखाना है। अगर सरकार ने इन तीनों के लिए कुछ काम किया है तो वो काम जमीनी हकीकत पर दिखना चाहिए, और तीनों अगर एक लेवल पे आ गए तो समाज में न्याय एस्टेब्लिश हो गया। जब हम सब लोग एक लेवल पर आ गए, जब हम सारे लोग एक जैसे हो गए, तो न्याय है ना समाज में, तो न्याय ऑलरेडी है। वही इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब कि अब सब साथ में आ गए और सब साथ में गेम खेल रहे हैं, तो ये इंक्लूजन हो गया कि सरकार सबको साथ में लेकर चल रही है। तो बस ये मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा था कि रियलिटी कुछ ऐसी है, इक्विटी कुछ ऐसी है, इक्वालिटी कुछ ऐसा है, जस्टिस कुछ ऐसा है और इंक्लूजन कुछ ऐसा है, और कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। क्लियर? देन आगे बढ़ते हैं। Now, role of political theory. Political theory analyzes everyday opinion and debate the diverse meaning of political concept. They develop guidelines for the public policy, such as providing free midday meals for school children, implementing fair wage policies. Political theory सरकार को पॉलिसी बनाने में हेल्प करती है। जब आपको क्लियर रहेगा कि इक्वालिटी मतलब क्या है, तभी तो आप स्कीम्स लेके आओगे। जब आपको क्लियर रहेगा कि राइट्स मतलब क्या है, तभी तो आप लोग विमेन राइट्स और तमाम तरीके के राइट्स और मेंस राइट और तमाम तरीके के मुद्दे पे आप लोग डील करोगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है? पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना क्यों है, कितना बोरिंग है, तो आप पॉलिसी भैया कैसे बनाओगे, आप कानून कैसे बनाओगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी आपको अलग अलग मतलब समझने में हेल्प करता है, जो अलग अलग मीनिंग है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सबके अलग अलग मतलब समझने में हेल्प करता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल थ्योरी आपको पॉलिसीज, लॉज, ये तमाम तरीके की चीजें बनाने में हेल्प करता है। नाउ व्हाई शुड बी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेवेंट। अब देखो जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है ना, उन सब पे थोड़ा सा पॉज लो, उन सब पे पॉज लेके सोचो, और हम एक तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं पेपर में, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी या व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। ये जो क्वेश्चन है ये सीधे की सीधे पेपर में आएंगे बेटा, और इसको बहुत ध्यान से समझ के रखो। आप कभी कॉलेज में या कभी भी पढ़ोगे तो यही क्वेश्चन आएगा। कोई ये नहीं पूछेगा कि इक्वालिटी क्या है, आपसे पूछेगा पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं, तुम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हो, तुम्हारी एक किताब है ये पॉलिटिकल थ्योरी की, ये है क्यों, इसको पढ़ क्यों रहे हैं। So political theory is relevant not just for politicians, bureaucrats or activists, but for everyone, including student. Like we study mathematics, even if we don't want to become mathematician, we study political theory because it forms the foundation of understanding the world around us. Political theory helps us understand political system, ideas that influences our everyday life. हर बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है तो सब मैथमेटिशियंस बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। मैथ्स क्यों? एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमें, ठीक है, एक बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। साइंस हम लोग 10th लेवल तक सब पढ़ रहे हैं, तो एक बेसिक नॉलेज सबको होना चाहिए। तो वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी भी सबको पढ़ना जरूरी है। अगर आपको समझना है कि दुनिया में और आपके देश में क्या चल रहा है, तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प करेगा यहाँ पे कि आखिरकार चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। हमें कॉन्सेप्ट्स को समझने में पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पे हेल्प करने वाला है। हाउ मच रेगुलेशन इज जस्टिफाइड एंड हु शुड रेगुलेट गवर्नमेंट और सम प्राइवेट रेगुलेटर्स। कितना रेगुलेशंस होना चाहिए? एक सरकार हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है, ठीक है, सरकार अगर हमारे ऊपर कंट्रोल कर रही है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो कितना कंट्रोल जरूरी है? जैसे आपको पेरेंट्स बोल रहे हैं कि रात में बाहर नहीं जाना है, तो कितना रेगुलेशन जरूरी है? कितने बजे के बाद नहीं जाना है? 7, 8, 9 बजे तक जा सकते हैं, 10 बजे तक घर आ जाना है, 8 बजे तक घर आ जाना है, ठीक है। तो कितना रेगुलेशन जरूरी है? रेगुलेट किसको करना चाहिए? प्राइवेट प्लेयर को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब प्राइवेट रेगुलेटर्स क्यों? क्योंकि हम लोग आज की तारीख में क्या देख रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन का, एयरपोर्ट का, तमाम तरीके की चीजों का। तो इन सबको रेगुलेट किसको करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इट इज द गवर्नमेंट और द प्राइवेट प्लेयर हु विल रेगुलेट अस। समझ रहे हो?
Political theory has lot to teach us about possible answers to these questions and is therefore very much relevant. इन तमाम तरीके के क्वेश्चंस को पॉलिटिकल थ्योरी डील करता है और इसलिए हमारे लिए पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. Secondly, we all are going to be the citizens and entitled to be vote. ठीक है, आप में से अभी आधे से ज्यादा बच्चों के पास में वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, लेकिन जब आपको वोट करने जाओगे तो आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जो पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर, जो जुडिशरी, जो सरकार जो काम कर रही है वो सही कर भी रही है या नहीं कर रही है, वो वाकई में लोगों के हित में काम कर रही है या नहीं कर रही है. ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से समझते अपन कि यहाँ पे ये म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है. एज एन सिटीजन वी आर बिट लाइक द ऑडियंस इन अ म्यूजिक कंसर्ट. वी आर नॉट द मेन परफॉर्मर interpreting the song and melody, but we set the agenda and appreciate the output and put in the new request. यहाँ पे गाना कोई और गा रहा है, ठीक है, गाना कोई और गा रहा है, लेकिन हम लोग इंजॉय कर रहे हैं ना. अगर मान लो अगर हम उसका गाना इंजॉय करेंगे ही नहीं तो कल से वो ठप, शो खत्म, पैसा नहीं मिलेगा. समझ रहे हो? तो सेम सरकार है. सरकार अगर हमारे हित में काम करेगी, सरकार अगर हमारे भले के लिए काम करेगी तो हम उसे इंजॉय करेंगे. ठीक है, हम उसे इंजॉय करेंगे और हम ही एजेंडा सेट करते हैं. म्यूजिशियंस वही गाना गा रहे हैं, सिंगर वही गाना गा रहा है जो अपने को पसंद है. अगर अपने को उनका गाना पसंद नहीं है तो वो गाना क्यों गाएंगे? उनको पता है पैसा नहीं मिलेगा. तो अल्टीमेटली सरकार के लिए भी एजेंडा हम सेट कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए. सरकार जब भी आती है पावर में या जब भी चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके आती है. बीजेपी बोलेगी कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी. कांग्रेस बोलेगा कि मैं ये काम करना है. कांग्रेस एज एन पॉलिटिकल पार्टी अपने कुछ मुद्दे लेके आएगी, बीजेपी अपने कुछ मुद्दे लेके आएगी, और जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब अपने मैनिफेस्टो मुद्दे लेके आती है और हम देखते हैं कि किसका मुद्दा ज्यादा काम का है और हम उस हिसाब से वोट करते हैं. तो यहाँ पे सेम, समझे हो? Thirdly, freedom, equality, secularism are not abstract issues in our life. We daily encounter discrimination of various sort in family, school, colleges, shopping mall and so on. हम कितनी भी फ्रीडम की बात कर ले, इक्वालिटी की बात कर ले, लिबर्टी की बात कर ले, लेकिन ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. हम कभी ना कभी डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं. आप घर वालों से लड़ते हो, यार मम्मी मेरे को दोस्तों के साथ में नहीं जाने देते हो यार. समझ रहे हो? फ्रीडम की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं. समझो आपको रिलेट करना है अपनी डे टू डे लाइफ से. समझ रहे हो? तो वो वाली चीजें. एंड फाइनली, एज एन स्टूडेंट वी एंजॉय डिबेट कॉम्पिटिशन. वी हैव ओपिनियंस अबाउट व्हाट इज राइट, रॉन्ग, जस्ट, अनजस्ट, but do not know whether they are reasonable or not. Only when we argue with others, we realize the need to defend them and seek out reasons and argument. हम डिबेट करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो डिबेट्स करते हैं, डिस्कशन करते हैं. आप लोग डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते होगे, तब हम तर्क वितर्क करते हैं, तब हमें पता नहीं होता, हम ब्लैंक रहते हैं, लेकिन बातचीत से पता चलता है कि कौन सही बोल रहा है, किसके मुद्दे में कितना दम है. ठीक है, तो देखो हम लोगों ने किन किन बारों में बात की है. हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी, क्विक रिवीजन करते हैं, कि ह्यूमन बींग्स कैसे डिफरेंट है एनिमल से. पॉलिटिकल साइंस क्या है, या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस में ह्यूमन बींग का क्या रोल है. पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है. पॉलिटिक्स को नेगेटिव वे में देखा जाता है, लेकिन हम पॉलिटिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं. हम थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लेके आए, हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते क्यों हैं. आपको एक बेसिक नॉलेज लग गया है कि इस पूरी की पूरी किताब में क्या है. आपने बहुत अच्छे से चीजों को सोची है, समझी है, और अब आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो. ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे आजादी की. आजादी मतलब मुझे आजादी नहीं चाहिए. हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि आजादी, फ्रीडम क्या होता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीडम की. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.